तारीफ की और कहा कि आज का खाना बहुत अच्छा था और वह आगे भी वैसा ही खाना बनाया करे। यह सुनकर रसोइये ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उस दिन का खाना तो उसने बनाया ही नहीं था। उस दिन तो वह सारा दिन ही महल में नहीं था क्योंकि उसकी माँ मर गई थी, और बोला, मैंने एक लड़के को यह जिम्मेदारी सौंप दी थी, उसने ही वह खाना बनाया था। जब राजा ने यह सुना तो उसने रसोइये से उस लड़के को अपने रसोई घर में नियमित रूप से नौकरी देने के लिए कहा। अब क्या था, राजा के रसोई घर में रोज नए नए पकवान बनने लगे और राजा उनसे खुश होकर उस लड़के को अक्सर भेंटें देने लगा। वह लड़का ये सब भेंटें और खाना अपनी माँ और अपनी सौतेली माँओं के लिए लेकर जाने लगा। जब वह लड़का महल से कुएं की तरफ जाता था तो रास्ते में एक फकीर पड़ता था जो हमेशा उसे आशीर्वाद देता और उससे भीख मांगता, तो लड़का भी उसको कुछ न कुछ दे ही देता था। इस तरह से फिर कुछ साल निकल गए। अब लड़का जवान और सुंदर हो गया कि एक दिन उस नीच राक्षसी रानी की निगाह उस लड़के पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गई और उससे पूछा कि वह बाहर कहाँ से आ रहा है। लड़के को रानी के चरित्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था, न उससे उसकी माँओं ने उसके बारे में कुछ बताया था। सो उसने अपने बारे में, अपनी माँ और अपनी सौतेली माँओं के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। उसके बाद से वह राक्षसी रानी उस लड़के की जान लेने की योजना बनाने लगी। उसने बीमारी का बहाना बनाया और एक हकीम को बुलाया। उसने हकीम को रिश्वत देते हुए कहा, तुम्हें राजा से कहना है कि रानी बहुत बीमार है और केवल मादा चीते का दूध ही उसकी जान बचा सकता है। हकीम ने राजा के पास जाकर ऐसा ही कहा। जब राजा ने यह बात सुनी तो वह तुरंत उसके पास आया और उससे कहा, प्रिय, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? हकीम जी कह रहे हैं कि तुम बीमार हो और तुम्हारे इलाज के लिए मादा चीते के दूध की जरूरत है। यह हमें कैसे मिल सकता है? किसकी हिम्मत है जो उसका दूध ला सके? रानी बोली, यह काम वह लड़का कर सकता है जो यहाँ शाही रसोई में काम करता है। वह बहुत बहादुर है। तुमने उसके लिए जो कुछ भी किया है उसके बदले में वह यह काम तुम्हारे लिए खुशी खुशी कर देगा। उसके अलावा मैं किसी और को नहीं जानती जो हमारा यह काम कर सके। राजा बोला, ठीक है, मैं उसको बुलाकर पूछूंगा। राजा ने जब यह बात उसको बताई तो लड़का तुरंत ही तैयार हो गया और अगले दिन अपनी इस खतरे भरी यात्रा पर चल दिया। रास्ते में वही फकीर पड़ता था। उसने लड़के से पूछा, किधर चल दिए? उसने राजा का हुक्म फकीर को बता दिया और साथ में यह भी कहा कि राजा की इच्छा पूरी करके उसे बहुत खुशी होगी जिन्होंने उसके ऊपर इतनी दया की। फकीर बोला, तुम वहां मत जाओ। तुम ऐसा काम करने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो? तुम्हें मालूम है कि यह कितनी जोखिम का काम है। लड़का बोला, मुझे अपनी जिंदगी की कोई चिंता नहीं है। तो फकीर बोला, अगर तुम वहां जा रहे हो तो मेरी एक बात सुनो। जब तुम किसी मादा चीते को देखो तो एक तीर उसके थन में मारना। इससे वह बोल पड़ेगी और पूछेगी कि तुमने उसको तीर क्यों मारा। तब तुम उससे कहना कि यह तीर तुमने उसको मारने के लिए नहीं चलाया बल्कि इसीलिए चलाया था ताकि उसके थन में एक छेद हो जाए और उससे दूध आसानी से बह सके। तुम उससे यह भी कहना कि तुम्हें उसके बच्चों पर दया आती है जो कम दूध की वजह से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। इतना सुनकर वह खुशी खुशी यात्रा के लिए निकल पड़ा। जब वह जंगल की तरफ बढ़ा तो जल्दी ही उसको एक मादा चीता मिल गई। फकीर की सलाह के अनुसार उसने तुरंत ही एक तीर उसके एक थन में मारा। जब मादा चीता ने उससे उसके इस तीर मारने की वजह पूछी तो उसने वही कहा जो फकीर ने उससे कहने के लिए कहा था, पर साथ में उसने यह भी कहा कि महल में रानी जी बहुत बीमार हैं, उनके इलाज के लिए मादा चीते का दूध चाहिए। मादा चीता बोली, मेरा दूध चाहिए और रानी जी को? क्या तुम्हें यह मालूम नहीं कि वह एक राक्षसी है? तुम उससे दूर ही रहना, कहीं ऐसा न हो कि वह तुम्हें मार डाले और खा जाए। लड़का बोला, मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, उसकी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। तब ठीक है, मैं तुम्हें अपना दूध जरूर दूंगी, पर तुम रानी से बचकर रहना। इतना कहकर मादा चीता उसको एक बहुत बड़ी चट्टान के पास ले गई जो एक चट्टान से टूटकर अलग हो गई थी। वहां जाकर वह बोली, इधर देखो, यहाँ मैं अपने दूध की एक बूंद गिराती हूँ। कहकर उसने अपने दूध की एक बूंद उस चट्टान पर गिरा दी तो चट्टान के तुरंत ही टुकड़े टुकड़े हो गए। वह फिर बोली, तुमने देखी मेरे दूध की ताकत? मैं जितना भी दूध तुम्हें दे रही हूँ रानी, वह सब भी पी जाए तो भी उसका उस पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि वह राक्षसी है। मादा चीता का दूध लेकर लड़का वापस लौट आया और वह दूध उसने राजा को दे दिया। राजा उसको अपनी पत्नी के पास ले गया। रानी ने वह सारा दूध पी लिया और कहा कि वह अब ठीक हो गई है। राजा उस लड़के से बहुत खुश हुआ, पर रानी का उद्देश्य तो अभी पूरा नहीं हुआ था। वह तो उसको मारना चाहती थी और वह लड़का अभी भी जिंदा था। वह फिर सोचने लगी कि वह राजा को बिना गुस्सा दिलाए लड़के को कैसे मार सकती है। कुछ दिनों के बाद उसने बीमारी का फिर से बहाना किया। राजा को बुलाकर उससे कहा, लगता है मैं फिर बीमार पड़ गई हूँ, पर तुम चिंता न करो। मेरे दादा उस जंगल में रहते हैं जहाँ से यह मादा चीते का दूध लाया गया था। उनके पास एक खास दवा है, शायद मैं उससे ठीक हो जाऊं। वह लड़का जो मेरे लिए यह दूध लेकर आया था वह जरूर उस दवा को उनसे ला सकता है। सो वह लड़का दोबारा रानी के दादा से दवा लाने के लिए भेज दिया गया।
रास्ते में फिर से फकीर मिला तो फकीर ने उससे फिर पूछा, किधर चले? लड़के ने फिर से सारी कहानी उसको सुना दी। फकीर बोला, तुम वहां मत जाओ, वह आदमी तो राक्षस है, वह तुम्हें खा जाएगा। लेकिन लड़का तो पिछली बार की तरह फिर से अपनी जिद पर अड्डा रहा। फकीर बोला, तो ठीक है, जाओ, मगर मेरी सलाह सुनते जाओ। जब तुम उस राक्षस को देखो तो उसको नाना जी कहकर पुकारना। वह तुमसे अपनी पीठ खुजलाने के लिए कहेगा तो तुम उसकी पीठ जरूर खुजलाना, और बहुत ही जोर से खुजलाना। लड़के ने वादा किया कि वह वैसा ही करेगा और जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल बड़ा था और घना था। उसको लगा कि वह तो उस राक्षस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, पर तभी उसको उस राक्षस का मकान दिखाई दे गया और साथ में राक्षस भी। उसको देखते ही वह लड़का तुरंत चिल्लाया और बोला, नाना जी, मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ। मैं आपसे यह कहने आया हूँ कि आपकी बेटी बहुत बीमार है और वह तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि आप मुझे वह दवा न दे दें जो आपके पास है। कृपया मेहरबानी करके वह दवा मुझे दे दीजिए। राक्षस बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वह दवा देता हूँ,